बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और आज इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगा। कह रहे कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। हमने आपको सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर ले। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होते थे, ठीक है ना। तो इसके सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स थे, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था, गाज एलिमिनेशन मेथड, गाज जॉर्डन मेथड एंड क्रेमर्स रूल। ये बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। सर ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है, ये राइट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट टर्म नजर आ रहे हैं, ये जीरो होगा। अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जीरो आ जाए तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा, अगर ये जीरो ना आए तो फिर ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगा, ठीक है। इसमें कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है, x1 x2 x3। इन तीनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। और जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस इकट्ठे आ जाए, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 हमें गिवन है, ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस की पहचान क्या है कि इसके राइट हैंड साइड में जीरो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जीरो होगी। तो सबसे पहले करेंगे क्या? राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स में लिख ले। तो x1 x2 के जो कोएफिशिएंट्स है वो पहले मैट्रिक्स में आ जाएंगे। देख ले, x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का कोएफिशिएंट -1, x3 का कोएफिशिएंट 1, तो 1 -1 1, इस तरह ये बाकी कोएफिशिएंट भी आ जाएंगे। दूसरे मैट्रिक्स में आपने वेरिएबल लिखने, 3 वेरिएबल्स है, x1 x2 x3, वो यहां पर आ जाएंगे। तीसरे मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म आएगा जो कि 0 के बराबर है। इसको आप नाम भी दे सकते हैं ax = o, या इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। सबसे पहले तरीकेकार हमारे पास ये होगा, जब भी आप होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपने ए डिटरमिनेंट को फाइंड करना होगा। उस ए डिटरमिनेंट से हमें पता चलता है कि इसका आया ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। इस पे मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। मैंने इस पर बाकायदा इसकी डिफिनीशन भी लिखी थी, एग्जाम्पल भी मैंने किए थे, वो भी आप फिर देख सकते हैं। लेकिन चलो यहाँ पर आप देख ले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना होगा। सो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर देख ले, पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है, डिटरमिनेंट साइन लगाएंगे। सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, क्या रह जाएगा? 2 - 1 एंड 1 3। फिर क्या आएगा? फिर +1 आएगा। आपने फिर डिटरमिनेंट लगाना होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेंगे, 1 - 1 एंड 2 3 आ जाएगा। फिर +1 है, यहाँ पर आपने डिटरमिनेंट लगाना होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेंगे, 1 2 2 1 1 2 2 1। इसको आप सॉल्व कर ले तो देख ले, 2 × 3 से आ रहे, 2 3 = 6 +1 आ जाएगा, 1 3 = 3 +2 आ जाएगा, प्लस 1 1 = 1 -2 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 1 से 7 आ रहे, 3 + 2 से 5 आ रहे, 1 - 4 से -3 आ रहे। तो ए डिटरमिनेंट आपके पास इक्वल हो जाएगा क्या? 5 - 3 2 2 + 7 9, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब आपके पास डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना आए, तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो आप यहां पर लिख ले कि एज ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ, ये जो हमें गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, homogeneous equation has a trivial solution, has a trivial solution आएगा, trivial solution होगा, ठीक है। यानी जब भी आपके पास a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, यानी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है कि x1 x2 x3 की वैल्यू 0 0 0 आएगी। कैसे आएगी? यहां पर आप देख ले, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ax = 0 मैट्रिक्स।
तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करे तो मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या लिखना होगा, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड पे ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर ले, चूंकि ए इनवर्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ए डिटरमिन नॉट इक्वल टू जीरो है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर देख ले लेफ्ट हैंड साइड पर भी ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर ले, ए एक्स अपनी पोजीशन पर, और राइट हैंड साइड पर भी ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर ले। तो हमें ऑलरेडी पता है कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ये देख ले ब्रैकेट लास्ट दो मैट्रिसेस पर है, तो पहले दो मैट्रिसेस पर ब्रैकेट लगा सकता हूं, तो ये बनेगा ए इनवर्स ए और x अकेला रह जाएगा बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और a इनवर्स जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो आएगा ना, यानी वही नल मैट्रिक्स दोबारा आएगा, ठीक है। और a इनवर्स और a किसके बराबर होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, i मल्टीप्लाई x से x आ रहे विच इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर था x1 x2 x3 और जीरो मैट्रिक्स बराबर था 0 0 0। सो इट मीन्स डेट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड x3 की वैल्यू ये भी आ जाएगी 0। तो जब तीनों वेरिएबल्स का आंसर 0 0 0 आ जाए तो इसको ट्रिवियल सोल्यूशन कहा जाता है। दस द गिवन होमोजीनियस सिस्टम हैज ओनली अ ट्रिवियल सोल्यूशन, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, अगर आपको सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन हो और ए डिटरमिन नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऐसे केस में उस सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, यानी उनमें वेरिएबल्स के जो आंसर आएगा वो 0 0 होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। अच्छा जी, पार्ट 2 की तरफ देख ले। हमें सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है x1 x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, माइनस x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहला मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, यानी x1 x2 x3 के जो कोएफिशिएंट्स है वो पहले मैट्रिक्स आएंगे, दूसरे मैट्रिक्स में वेरिएबल आएंगे, तीसरे मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म आएगा जो कि 0 के बराबर है। तीनों वैल्यूज 0 0 है, यानी इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या नल मैट्रिक्स, ठीक है। करेंगे क्या, फर्स्ट वी फाइंड ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट फाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ए डिटरमिनेंट फाइंड करने से ही हमें पता चलेगा कि आया इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो जब मैं ए डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं तो यहां पर देख ले ए डिटरमिनेंट का आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, is a determinant equal to 0 so a inverse does not exist। सर इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, and hence the given homogeneous system has non-trivial solution। तो homogeneous system का non-trivial solution होगा, ठीक है। नॉन ट्रिवियल का मतलब यह है कि इसमें इन तीनों वेरिएबल्स का आंसर 0 0 0 नहीं आएगा, डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है। अगर तीनों वेरिएबल का आंसर 0 आ जाए उसको ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं, और वो तब पॉसिबल होता है जब ए डिटरमिन नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अब चूंकि ये इक्वल टू 0 आया है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। x1 का भी कुछ वैल्यू आएगी, x2 x3 वेरिएबल का भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। फाइंड किस तरह करेंगे इन वेरिएबल्स को, चलो देखते हैं। आपने सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। सर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होते हैं, जब भी आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को उस कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ इकट्ठे लिख ले तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। देख ले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए हमने लिख दिया, कांस्टेंट मैट्रिक्स तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स के बराबर था, यानी उसमें तमाम वैल्यू 0 थे तो 0 0 लिख दिया। अब आपने इस मैट्रिक्स को इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उससे आपने फिर इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है x1 x2 x3 की, ठीक है। तो अब हम इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इचुलान की क्या डिफिनेशन है कि के एंट्री या पाइवट एलिमेंट के नीचे 0 होना चाहिए, यानी 1 के नीचे 0 होना चाहिए। तो -2 को भी 0 करेंगे, -1 चेंजेस किस में आएंगे, रो 2 और रो 3 में। तो रो 1 अपनी पोजीशन पर 1 1 2 0 चेंजेस आएंगे रो 2 में, तो रो 2 को आपने ऐड करना होगा 2 रो 1 के साथ, ठीक है ना। तो देख ले जब रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले और रो 2 के साथ ऐड कर ले, तो -2 + 2 0, 1 + 2 से आ जाएगा 3, -1 + 4 से आएगा, -1 + 4 से 3 आ रहे, और 0 + 0 से 0 आ जाएगा, ठीक है।
सर मुझे -1 नहीं चाहिए, इसको भी 0 करना है, तो ये तो इंतहाई आसान है। रो 3 को ऐड कर ले रो 1 के साथ, बिकॉज रो 3 में -1 है, रो 1 में 1 है, तो -1 + 1 से क्या आएगा, 0 आ जाएगा। -1 + 1 0, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 0 + 0 से आएगा 0 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है। अब रो 2 में यहाँ पर देख ले, इसको भी मैं 3 पे डिवाइड कर सकता हूँ, रो 3 में इसको 6 पे डिवाइड कर सकता हूँ ना। तो चलो थोड़ा सा इस नंबर को कम कर लेते हैं, 1 1 बना देते हैं। तो चेंजेस आएंगे रो 1 और रो 2 में, फिर 1 1 2 0 इस तरह कर लेते हैं कि 1/3 रो 2 कर लेते हैं। मतलब ये है कि रो 2 को 3 पे डिवाइड कर ले, तो इसका फायदा ये होगा कि 3/3 से 1 आएगा, 3/3 से 1 इधर 0, और 1/6 रो 3 कर ले, मतलब रो 3 को डिवाइड कर ले 6 पर, तो ये बन जाएगा 6/6 1, 6/6 से आएगा 1 आएगा। अब क्या करने, के एंट्री के नीचे तो 0 आ गई, रो 2 में के एंट्री 1 है, इसके नीचे मुझे 0 चाहिए। सर मुझे ये 1 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, तो कहां पर कर लेते हैं, यहां पर। चलो तो चेंजेस तो रो 3 में आएंगे ना, तो रो 1 और रो 2 अपनी पोजीशन पर 1 1 2 0 0 1 1 0 क्या करेंगे, आप रो 3 को माइनस कर ले रो 2 से, बिकॉज 1 - 1 0 हो जाएगा। देख ले, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0 एंड 0 - 0 0, तो ये इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब ठीक है, जब ये इचुलान में कन्वर्ट हुआ है, तो आप इसको वापस इस इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, किस तरह लिखेंगे कि नाउ देख ले, इसको वापस इक्वेशन में लिख ले, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स था ना, और ये कांस्टेंट था, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ वापस वो वेरिएबल लगा दे, यानी ये बन जाएगा x1 + x2 + 2x3 = 0। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे। इसी तरीके से ये 0x1 है, तो x1 लिखने की जरूरत नहीं, x2 से स्टार्ट कर ले, ये बन जाएगा x2 + x3 = 0। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दे। तीसरे रो में तो ये भी 0x1 है, 0x2 0x3, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि देख ले, इक्वेशन 1 को मैंने x1 वेरिएबल से स्टार्ट किया है, इक्वेशन 2 को हमने x2 से स्टार्ट किया है, तो इस तरह कर लेते हैं कि इक्वेशन 3 को हम x3 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0x3 = 0, इस तरह लिख सकता हूं ना, 0x3 = 0। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी देख ले, रो 3 में तमाम एलिमेंट 0 है, ये 0 रो है ना, तो 0x1 आएगा, 0x2 0x3, तो मैंने x1 और x2 को स्किप कर लिया, x3 सिर्फ ले लिया, इसके कोएफिशिएंट में 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यह है कि मुझे x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन 3 को देख ले, सर आप इस x3 में कोई भी रियल नंबर पुट कर ले, तमाम रियल नंबर पे ये इक्वेशन 3 सेटिस्फाई होगा। चाहे 1 पुट कर ले, 2 3 4 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाए या नेगेटिव इन्फिनिटी तक चले जाए, तमाम वैल्यूज पर ये इक्वेशन 3 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है ना, तो जब सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि लेट, मैं x3 की वैल्यू अपनी तरफ से लेता हूं t, वेयर, सर ये t क्या चीज है, वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर, t जो है रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। ये t, ये 1 भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप 1 पुट कर ले, फिर भी इक्वेशन 3 सेटिस्फाई होगा। 1 × 0 से 0 आएगा, 0 = 0। t जो है वो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 -100 -200 0 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यानी ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। तो जनरली हमने x3 की वैल्यू जो ले ली वो t ले ली, क्या ले लिया, t, यानी x3 का जो आंसर आ रहा है वो t आ रहा है, वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब यही x3 की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर ले, ताकि आपके पास x2 की वैल्यू आ जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 implies that इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या आएगी, देख ले, इक्वेशन 2 में है x2 + x3 की वैल्यू मैंने t ली है, = 0, सो दिस implies that x2 = t राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो -t बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि x2 का आंसर क्या आ रहा है, -t आ रहा है। x1 की वैल्यू भी फाइन हो गई, x2 की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सॉरी x3 की वैल्यू भी फाइन हो गई x2 की ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x3 एंड x2 इन इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 में पुट कर ले ताकि x1 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाए। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, देख ले, x1 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, -t है, तो चलो हम यहाँ पर -t लिख देते हैं, +2 x3 की वैल्यू क्या है, t है, = 0, तो ये बन जाएगा x1
माइनस टी प्लस 2t से आ रहे टी आ रहे विच इज इक्वल टू 0। सो x1 का आंसर आ जाएगा माइनस टी। टी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस टी आंसर आएगा। तो x1 का आंसर क्या आ रहे माइनस टी आ रहे। 10 x1 की वैल्यू माइनस टी, x2 की वैल्यू उसकी वैल्यू भी माइनस टी है एंड x3 की वैल्यू आ जाएगी टी। तो आप t की जगह पर वैल्यूज पुट करते जाए तो आपको इनफाइनाइटली सोल्यूशन मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मेरे पास स्पेस कम है तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन नहीं होगा बल्कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लिम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। लिम्डा की किस वैल्यू पर ये हमें सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा एंड सोल्व द सिस्टम। और फिर आपने उस सिस्टम को सोल्व भी करना है। बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं ना। सबसे पहले आपने लिम्डा की वैल्यू भी फाइंड करनी है और फिर लिम्डा की वैल्यू उस सिस्टम में पुट करके आपने उस सिस्टम को सोल्व भी करना है। ठीक है। सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि मैं लिम्डा की वैल्यू फाइंड कर लूँ। देखिए ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले हमें राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, पहला मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, दूसरा वेरिएबल, तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि 0 के बराबर है या जीरो मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। अच्छा, हमें ऑलरेडी पता है वी नो दैट द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। एक सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तब आता है ना जब उसका ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। तो मुझे इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है और इसको 0 के इक्वल लेना है। 0 के इक्वल क्यों लेंगे? क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि दिस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लिम्डा द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट हमें 0 ही के बराबर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख ले ए डिटरमिनेंट है तो ए डिटरमिनेंट की हम इस ए डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स से इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख ले 1 5 3 5 1 माइनस लिम्डा एंड 1 2 लिम्डा। इसको आप 0 के बराबर ले ले। ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर ले। चलो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 जब हम करेंगे तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना तो ये बनेगा 1 माइनस लिम्डा 2 लिम्डा। फिर -5 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेंगे, 5 माइनस लिम्डा 1 लिम्डा। फिर तीसरा एलिमेंट 3 है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेंगे, 5 1 1 2 विच इज इक्वल टू 0। हमारा टारगेट ये है कि इससे लिम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दरमियान में माइनस लगाना है। 1 मल्टीप्लाई लिम्डा से लिम्डा, 2 मल्टीप्लाई लिम्डा से 2 लिम्डा आ जाएगा -5। 5 लिम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 लिम्डा प्लस लिम्डा प्लस 3, 5 2 10 माइनस 1 आ रहे विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख ले लिम्डा और 2 लिम्डा 3 लिम्डा के बराबर आ रहे। 5 लिम्डा और 1 लिम्डा है ना तो 6 लिम्डा हो जाएगा। जब 6 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 5 30 तो -30 लिम्डा। और यहाँ पर देख ले 10 -1 से 9 आ रहे, 9 3 27 तो 27 इक्वल टू 0। तो 3 लिम्डा और -30 लिम्डा जो है -27 लिम्डा प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक है। हमें -27 तो नहीं चाहिए ना तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग -27 कॉमन तो ये बन जाएगा लिम्डा -1 इक्वल टू 0। हमारा -27 के साथ काम तो नहीं है ना, हमारा काम तो लिम्डा की वैल्यू फाइंड करने, डिवाइडिंग -27 ऑन बोथ साइड। तो 0 जब -27 पे डिवाइड होगा इससे 0 आएगा। अच्छा लिम्डा इक्वल टू ये देख ले लेफ्ट हैंड साइड पे -1 है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये +1 बन जाएगा। तो लिम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो फॉर लिम्डा इक्वल टू 1 द सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। लिम्डा की वैल्यू 1 पुट करने पर इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। तो लिम्डा की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब इन्होंने कहा है कि सोल्व दिस सिस्टम, इस सिस्टम को सोल्व भी करना है। यानी आपने इस लिम्डा की जगह पर 1 पुट करना है और सोल्व करना है और देखना है कि इससे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहे कि नहीं आ रहा। चलो देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख ले, सब्सटीट्यूटिंग लिम्डा इक्वल टू 1 इन द गिवन सिस्टम, उस सिस्टम में लिम्डा की जगह पर 1 पुट कर ले। तो यहाँ पर माइनस लिम्डा x3 था तो माइनस x3 आ जाएगा, लिम्डा की जगह पर 1 पुट कर लिया। यहाँ पर प्लस लिम्डा x3 था तो लिम्डा की जगह पर मैंने क्या पुट कर लिया है, 1। अब हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब लिम्डा की वैल्यू फाइंड कर ले सॉल्व दिस सिस्टम। किस तरह सॉल्व करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने बनाना होगा। क्या बनाना होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ वो कांस्टेंट मैट्रिक्स आपने लिखना होगा। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा है, देख ले, x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 5, x3 का कोफिशिएंट 3 है। x1 का कोफिशिएंट 5, x2 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट -1, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट 1। जब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पर जो है 0 0 0 है तो वो लिख ले, तो ये क्या बन जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। अब सर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और इससे आप इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल दे। अब हमें क्या करना होगा, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी के एंट्री के नीचे मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पर देख ले, 1 और 5 3 हो जाएगा 0। तो अब मुझे 5 तो नहीं चाहिए ना, इसकी जगह पर 0 चाहिए। तो रो 2 को माइनस कर ले 5 रो 1 से, रो 2 को माइनस कर ले 5 रो 1 से। तो 5 माइनस 5 0, 1 5 5 25, तो 1 माइनस 25 से माइनस 24 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से -1 और 5 3 15, -1 माइनस 15 से आएगा -16 और 0। अब मुझे ये 1 भी नहीं चाहिए, तो 1 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, रो 3 को माइनस कर ले रो 1 से, ठीक है, बिकॉज 1 माइनस 1 से क्या आएगा, 0, 2 माइनस 5 से क्या आएगा, -3, 1 माइनस 3 से क्या आएगा, -2, 0 माइनस 0 से 0 आ जाएगा। अच्छा, ये 24 है और ये 16 है, तो क्या मैं इस 24 और 16 को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, इस वैल्यू को 1 या 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। क्या ये 4 के टेबल में आ रहे हैं, यस 4 के टेबल में आई थिंक आ रहे, बल्कि 4 नहीं 8 के टेबल में। 8 3 24 होता है और 8 2 16, तो ये 3 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, यस। तो 8 ठीक रहेगा। चलो चेंजेस करते हैं रो 2 में। तो रो 1 अपनी पोजीशन पर 1 5 3 0 इस तरह कर लेते हैं कि -1/8 रो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि रो 2 को डिवाइड कर लो -8 पर, ठीक है। तो जब -24 -8 पे डिवाइड होगा तो माइनस के साथ कैंसिल ना, और 8 3 24, इससे आएगा 3। -16 जब -8 पे डिवाइड होगा तो इससे आएगा 2, ठीक है ना। और इससे भी हम माइनस कामन ले लेते हैं, तो माइनस रो कामन नहीं, यानी इसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो 3 के साथ, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस रो 3 का मतलब है कि रो 3 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर ले, तो ये बनेगा 0, -3 है तो ये +3 बनेगा, ये 2 बनेगा इक्वल टू 0। इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तरीक़ेकार ये कि के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए। रो 2 में के एंट्री 3 है, इसके नीचे 0 होना चाहिए। मुझे इस रो 3 में इस 3 को ख़त्म करने 0 बनाना है, तो चेंजेस रो 3 में आएंगे, बाकी रो 1 और रो 2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि रो 3 को माइनस कर ले रो 2 से, 0 - 0 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 0 - 0 0। तो क्या ये इचुलान में कन्वर्ट हुआ, जी बिल्कुल इचुलान में कन्वर्ट हुआ। नाउ अब आप इसको वापस इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, x1 x2 x3 फॉर्म में। तो ये x1 का कोफिशिएंट 1 है तो ये बन जाएगा x1 + 5 x2 + 3 x3 = 0। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये 0 x1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 3 से स्टार्ट कर ले। 3x2 + 2x3 = 0, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। और रो 3 जो है ये तो 0 रो है, तो चूंकि यहाँ पर हमने x1 से स्टार्ट किया, यहाँ पर x2 से, तो यहाँ पर चलो x3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0x3 ले लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब हमारा टारगेट तो x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पर गौर से देख ले इक्वेशन 3 को, इस x3 वेरिएबल की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कर ले तो तमाम रियल नंबर पे ये इक्वेशन 3 सेटिस्फाई होगा। 2 पुट कर ले
तो फिर भी ये इक्वेशन 3 सेटिस्फाई हो रहा है। 4 पुट कर ले, 9 10 100 नेगेटिव में कोई वैल्यू पुट कर ले फिर भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट x3 की वैल्यू हमारे पास t के बराबर है, वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर। t कोई रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। रियल कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 अप टू पोस्ट टू इन्फिनिटी, 0 भी हो सकता है, -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक ये हो सकता है। ठीक है, तो x3 का आंसर आ जाएगा t। अब क्या करना है, x2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, x1 की वैल्यू भी, तो चलो वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज डेट इक्वेशन 2 क्या बनेगा, अगर यहाँ पर इक्वेशन 2 में देख ले, ये है 3x2 है, 3x2 प्लस 2 और x3 की वैल्यू तो आ गई t विच इज इक्वल टू 0। तो सर हमें तो x2 की वैल्यू चाहिए ना, यानी 3x2 अपनी जगह पर 2t नहीं चाहिए, इसको राइट साइड शिफ्ट कर ले तो -2t बन जाएगा। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो -2 ओवर 3 और t बनेगा। तो x2 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना, -2t डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x2 वेरिएबल की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x3 एंड x2 इन इक्वेशन 1 ताकि हमारे पास x1 वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाए। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेट इक्वेशन 1 क्या बनेगा, x1 प्लस 5x2 है, x2 की वैल्यू क्या है, -2/3t प्लस 3x3 की वैल्यू t है इक्वल टू 0। तो सर ये क्या बनेगा, प्लस इंटू माइनस से आ रहे हैं -5 2 10/3 और t है प्लस 3t इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका अगर आप एलसीएम ले ले, 3 एलसीएम आएगा तो -10t और 3 3 9 प्लस 9t इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा क्या, -10t प्लस 9 से आ रहे हैं -1/3t इक्वल टू 0। तो हमें तो x1 की वैल्यू चाहिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3t आ जाएगी, 1/3t आ जाएगी। तो ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई है, x1 की वैल्यू 1/3t, x2 की वैल्यू -2/3t एंड x3 की वैल्यू t आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देख ले, अगर x3 की वैल्यू मैं 4 लेता हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में फिर x2 भी चेंज होगा, x1 भी चेंज होगा। x3 की वैल्यू 5 ले ले तो मुख्तलिफ वैल्यू आ सकते हैं, मुख्तलिफ इसके आंसर आ सकते हैं। तो दस द गिवन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमें गिवन था, तो इसके कितने सोल्यूशन आए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आए हैं। ठीक है, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हुआ। फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, इस पूरे एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो या इससे पहले भी जितने लेक्चर हुए हैं उसमें कोई मसला हो, तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।